Bismillahirrahmanirrahim. Today we are having question answer session regarding chapter 1, General Science 8th class. All students should raise their hands so that turn by turn you may be given chance to ask your questions. I start from the first one. Ihsan. सर Yes. सर मुझे सिर्फ दो चीजें पूछनी है, फंक्शन ऑफ किडनीज और डायलिसिस। ठीक है बेटे। ये दोबारा समझा देगा। फंक्शन ऑफ किडनी। सर और रेनल फेलियर भी समझा दे। ठीक है। ये बेटे देखिए, मैं आपके सामने किडनी के स्ट्रक्चर भी लाता हूँ। आपको बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप इधर से देख सकते हैं। फंक्शन ऑफ किडनी बेटे है नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना। हमारे ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट पैदा होते हैं प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से, ये रिमूव होते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर किडनीज। हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें किडनीज और उसकी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स आती हैं, इन के जरिए इन सारी चीजों का रिमूवल होता है। मेनली इट इज अ क्वेश्चन आंसर सेशन, लेकिन थोड़ी सी चीजें फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि टॉपिक आपने कहा। एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसके अंदर पार्ट्स कौन से आ रहे हैं, ये किडनीज हैं और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स मीन वो स्ट्रक्चर जो किडनीज के साथ अटैच्ड होती हैं, जो किडनी के साथ मिलकर काम करती हैं। उसमें क्या है, दो यूरेटर्स हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आप नेक्स्ट देखें, किडनी की पोजीशन को देखें, दो किडनीज जो हैं वो बीन शेप्ड टू किडनीज, दे आर अटैच्ड ऑन राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम। रीढ़ की हड्डी के दाएं और बाएं तरफ होते हैं। राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होता है क्योंकि राइट साइड पर लिवर होता है ऊपर, और इसका साइज भी इसी वजह से थोड़ा सा कम होता है लेफ्ट किडनी से। लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है। दोनों किडनी से देखें, यूरेटर है जो नीचे निकल रहे हैं, दोनों साइड्स के यूरेटर नीचे जाकर आवाज कट क्या आ रही है बेटे? अब आप देखें, नेट का इशू हो सकता है फॉर अ मोमेंट। अरे अभी आवाज क्लियर आ रही है? सही है, सब आ रही है। ओके। मैंने बताया कि दो किडनीज जो हैं दोनों से यूरेटर निकल रहे हैं और ये यूरेटर नीचे जाकर यूरिनरी ब्लैडर के साथ मिल रहे हैं, उसमें ओपन होते हैं। सर फिर सही नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही? आप बताएं जी बेटे, आप आ रही है? सही नहीं आ रही। आवाज सही है। नहीं आ रही। Just a minute. हाँ जी बेटे, आप बताएं, आवाज सही आ रही है? सर फिर सही नहीं आ रही। सही नहीं आ रही, इंटरनेट इशू हो सकता है, अब आपकी तरफ से भी हो सकता है। चलें, आपको जब आवाज सही आए तो मुझे बताएं। आ रही है आवाज अब? यस। ओके। मैंने किडनी का बताया कि किडनी से जो यूरेटर निकलते हैं यूरिनरी ब्लैडर के साथ जाकर मिलते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में ड्रेन करते हैं यूरिन को, और यूरिनरी ब्लैडर जब यूरिन से फिल हो जाता है तो यूरेथ्रा के जरिए वो बाहर खारिज हो जाता है। यूरेथ्रा की बेस पे स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जो यूरिन को कंट्रोल करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। सो इट इज अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल। ये हमारी मर्जी के तहत होता है, हमारे कंट्रोल में होता है कि हम यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब किडनी का जहां तक फंक्शन है तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन्स ये किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स कहलाते हैं। किडनी के वैसे दो हिस्से होते हैं, एक बाहर वाला हिस्सा जो है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। ये आप देखें यहाँ पे, ये बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स है और उसके जो अंदर वाला है ये मेडुला कहलाता है। मेडुला के अंदर ब्लड कैपिलरीज की जो अरेंजमेंट होती है, इस अरेंजमेंट की वजह से ये पिरामिड, ये कोनिकल स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड है। इनको रेनल पिरामिड्स कहते हैं।
रेनल पिरामिड्स। इनके जो कोनिकल एंड्स हैं वो अंदर की तरफ होते हैं और जो ब्रॉड है वो बाहर कॉर्टेक्स वाली साइड पे होते हैं। उसके बाद ये सेंट्रल पार्ट जो है ये पेल्वस है। पेल्वस, जितनी नेफ्रॉन्स हैं वो कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती हैं और कलेक्टिंग डक्ट्स आगे रेनल पेल्वस में खुलती हैं। जैसे रेनल पेल्वस का देखें मेंशन किया आपके यहाँ कि ये इनर एरिया है जहाँ पे यूरिन होता है, और यूरिन रेनल पेल्वस से बाहर कैसे जाएगा? यूरेटर के जरिए जाता है, और यूरेटर नीचे मैंने बताया यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, तो यूरेथ्रा के जरिए आउटसाइड खारिज हो जाता है यूरिन। अब ये आपको किडनी के मैंने पार्ट्स का बता दिया। आउटर जो कन्वेक्स है, इनर कंकेव पार्ट है। ये जो कन्वेक्स पार्ट है इसका आउटर पार्ट मैंने आपको बताया है रेनल कॉर्टेक्स, अंदर वाला रेनल मेडुला, जिसमें ब्लड कैपिलरीज के अरेंजमेंट की वजह से वो पिरामिड्स में डिवाइडेड है। बेटे स्ट्रक्चर का पता चल गया आपको? बेटे आवाज आ रही है? यस आप साथ मुझे बता दें, आपको स्ट्रक्चर की समझ आ गई है? यस ओके, आप फंक्शन को देखें। इसके अंदर जो ये नेफ्रॉन्स हैं, अब उनका फंक्शन मैं आपको बताता हूं। ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर आपके सामने है। नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन में देखें, इसमें ये ग्लोमेरुलस है। जो ट्यूब इसमें एंटर होती है, आर्ट्रियोल है जो इसमें एंटर होता है। इन वेसल्स के हवाले से मैंने आपको बताया था, एक दूसरी जो रेनल ट्यूब्यूल के इसकी नेफ्रॉन की जो मैंने स्ट्रक्चर आपको शेयर भी की हुई है, नोट्स में भी दी हुई है, उसमें करेक्टली सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई थी। इसमें ये होता है कि जो रेनल आर्टरी किडनी में एंटर होती है वो आगे आर्कुएट आर्टरीज में चेंज हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। जो आर्कुएट आर्टरीज हैं, हर आर्कुएट आर्टरी से आगे जो है वो इंटरलोब्यूलर आर्टरीज निकलती हैं। इंटरलोब्यूलर आर्टरी से आगे आफरेंट आर्टरियोल्स बनते हैं, और हर आफरेंट आर्टरियोल जो है वो आगे एक ग्लोमेरुलस बनाता है, बोमन कैप्सूल के अंदर एंटर होता है। ये आप देखें, ये ग्लोमेरुलस है और इसके बाहर ये बोमन कैप्सूल है जो कि कप शेप स्ट्रक्चर है, और ये इसमें आफरेंट आर्टरियोल है जो एंटर हो रहा है। आगे जाकर वो कैपिलरीज में चेंज हो जाता है, और यही कैपिलरीज का जो क्लस्टर है इसको हम क्या कह रहे हैं? ग्लोमेरुलस कह रहे हैं। उसके बाद ये कैपिलरीज जो बनी थी, आगे उन्होंने क्लस्टर बना दिया ग्लोमेरुलस। बाद में यही कैपिलरीज दोबारा आपस में मिलकर ये इफरेंट आर्टरियोल बनाती हैं। अब ये देखें, ये इफरेंट आर्टरियोल है। ये इफरेंट आर्टरियोल क्या करेगा? यहाँ नेटवर्क बना देगा कैपिलरीज का। इस फर्स्ट जो कार्ड पार्ट है ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, इस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाहर भी ये यूं कार्डन करके नेटवर्क बनाएगा। उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले के बाहर भी नेटवर्क बनाएगा। तो ये जो डिस्टल ट्यूब्यूल है इसके बाहर भी नेटवर्क कैपिलरीज का बना देता है। अब कैपिलरीज में ब्लड होता है, और यहाँ जो फिल्ट्रेट बना था, ब्लड से जो फिल्ट्रेट हासिल हुआ था, ये इस नेफ्रॉन के अंदर से मूव करके जा रहा होता है। तो ब्लड की कैपिलरीज जो इसके बाहर सराउंड किए हुए हैं उनमें ब्लड है, और रेनल ट्यूब्यूल के अंदर ये फिल्ट्रेट है। तो फिल्ट्रेट और ब्लड के दरमियान यहाँ भी एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का। इसमें से ज्यादातर जो वाटर होता है फिल्ट्रेट में से, वो वापस चला जाता है उसमें ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और ये यूरिन इधर से पास होता हुआ जब आखिरी हिस्से में जाता है तो यहाँ भी रीअब्जॉर्प्शन होती है उसमें से, और यहाँ जब एंड पे पहुंचता है तो मुकम्मल यूरिन बना होता है। यहाँ पे वो कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाता है। ये आप देखें, ये कलेक्टिंग डक्ट है, और इसके अंदर ये जो बाकी आप ये एंड्स देख रहे हैं, यहाँ पे इसी तरह की और नेफ्रॉन्स एंटर होंगी, और ये जितने भी एंड्स हैं यहाँ पे एक एक नेफ्रॉन एंटर होती है। सारी नेफ्रॉन्स इस कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन ड्रेन करती हैं। और कलेक्टिंग डक्ट ये नीचे देखें, यहाँ पे नीचे इसका ये आखिरी सिरा है, और ये इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो पेल्वस है, इस पेल्वस के अंदर ये ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट, और यूरिन यहाँ पे डिस्चार्ज कर देती है। और पेल्वस से आगे वो यूरिन किधर जाएगा? यूरेटर में जाएगा, वहां से यूरिनरी ब्लैडर में, वहां स्टोर होगा। उसके फिलिंग के बाद यूरेथ्रा के जरिए आउटसाइड खारिज हो जाएगा।
जी बेटे, मैंने सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया है। योर क्वेश्चन इज क्लियर? सर ये हो गया सर वो डायलिसिस। डायलिसिस, ओके। जब सर किडनी वो का फंक्शन ऑफ किडनीज भी है। फंक्शन ऑफ किडनीज, तो बेटे यही जो मैंने आपको बताया, ये फंक्शन ऑफ किडनीज ही था। उसके बाद है सर डिसऑर्डर्स। ये फंक्शन ऑफ किडनीज जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर से ये प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये देखें ग्लोमेरुलस दिया हुआ ना आपके यहाँ, इस ग्लोमेरुलस का सारा यस फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये जो किडनी के फंक्शंस हैं, अगर ये परफॉर्म नहीं होते तो फिर क्या होता है? डिसऑर्डर्स, वेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी जो बताया, किडनी की खराबियों को कहते हैं, किडनी फेलियर्स वगैरह होते हैं। देखिए आपको ये बताया जा रहा है कि समटाइम ये होता है कि किडनीज एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते, मींस कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट को या साल्ट्स को ब्लड से रिमूव नहीं कर पाते। इस सिचुएशन में क्या होता है कि साल्ट्स अकोमुलेट हो जाते हैं, साल्ट्स अकोमुलेट हो जाते हैं कहाँ पे? किडनीज के अंदर। आफ्टर अकोमुलेशन दे कॉज सीवियर पेन, ये स्टोन्स बन जाते हैं। जब अकोमुलेशन हो जाएगी ना साल्ट्स की, तो स्टोन्स बनेंगे, और स्टोन फिर एक तो किडनी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करेंगे और सीवियर पेन कॉज करते हैं। ये जो स्टोन्स होते हैं, इवन ये ट्रेवल करके नीचे भी पास होकर यूरेटर में जा सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में जा सकते हैं, तो वेरियस प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। कॉमन काजेस क्या है स्टोन्स की किडनी में? एक्सेसिव कैल्शियम साल्ट्स ब्लड के अंदर हो और यूरिक एसिड का होना। कैल्शियम साल्ट्स ज्यादा मिकदार में हमारी खुराक में हो तो लाजमी बात है ब्लड में जाएंगे और किडनीज के अंदर इकट्ठे होंगे, और यूरिक एसिड भी अगर ज्यादा है उस केस में ये साल्ट्स अकोमुलेशन और स्टोन फॉर्मेशन होती है किडनी के अंदर। जब देखें यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी स्टोन शो किया है कि किडनी से नीचे पास होकर यूरेटर के रास्ते वो यूरिनरी ब्लैडर में भी आ सकता है। ये यूरिनरी ब्लैडर का सेक्शन कट करके आपको दिखाया गया है। उसके बाद किडनी के अंदर देखें, यहाँ पे आपको ये इस जगह पे स्टोन शो किए गए हैं, यहाँ यूरेटर में शो किए गए, तो ये मुख्तलिफ जगहों पे बन सकते हैं। उसके बाद ये जो स्टोन्स बनते हैं, अगर ये छोटे साइज के हों तो वो तो पानी के साथ ही निकल जाते हैं बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर। देखें मेंशन किया है बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर। जो स्मॉल साइज के स्टोन है दे कैन बी रिमूव्ड, जबकि जो मीडियम साइज्ड स्टोन्स होते हैं वो लिथोट्रिप्सी के जरिए रिमूव होते हैं। लिथोट्रिप्सी क्या है? ये टेक्निक है जिसमें कि हम शॉक वेव्स को बम्बार्ड करते हैं स्टोन्स के ऊपर फ्रॉम आउटसाइड, और इन शॉक वेव से स्टोन्स की ब्रेकिंग हो जाती है, छोटे छोटे पीस बन जाते हैं और वो बॉडी से बाहर खारिज हो जाते हैं थ्रू यूरिन। लेकिन अगर बड़े स्टोन्स हों तो उनके लिए सर्जरी की जरूरत होती है, वो सर्जरी के जरिए यानी ऑपरेशन के जरिए निकाले जाते हैं। अब देखें ये रेनल फेलियर का आगे उन्होंने बताया है कि अगर कंप्लीट या पार्शियल फेलियर होता है किडनीज का कि वो काम नहीं कर सकते, तो इस केस में ये याद रखें अगर एक भी किडनी बंदे का काम कर रहा हो तो उसकी फंक्शनिंग जो है वो हो सकती है, नॉर्मली हो सकती है, वो पूरा जो फंक्शन है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम का वो कर सकता है। लेकिन अगर दोनों खराब हो जाएं तो फिर उस सूरत में डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट ये इसके ट्रीटमेंट है। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि रेनल फेलियर की काजेस क्या क्या है। मेन काजेस में है लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस रहे, अगर डायबिटीज मेलिटस यानी शुगर रहे, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर ज्यादा रहे, इस केस में ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। डायबिटिक्स जो हैं वो मेनली इसको सफर करेंगे प्रॉब्लम। उनमें क्या होता है डायबिटिक्स में कि शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, क्योंकि उनमें इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होती है। कल के लेक्चर में मैंने आपको इंसुलिन के हवाले से बताया भी था, यह हार्मोन है जो पैंक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। अगर ये मुनासिब मिकदार में नहीं प्रोड्यूस होता तो उस केस में फिर शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब जो ब्लड सप्लाई है इसकी अगर ब्लॉकेज होती है तो किडनीज, तो इस केस में भी रेनल फेलियर हो जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? एक डायलिसिस है और एक किडनी ट्रांसप्लांट है, ये दो ट्रीटमेंट्स हैं इसकी। इसमें सिर्फ डायलिसिस होता है। जी, ये डायलिसिस का प्रोसेस देखें, इसके लिए जो मशीन यूज होती है वो डायलाइजर है, डायलाइजर कहलाता है। यहाँ पे एवी फिस्टूला बनाया जाता है, या आप आर्म के अंदर देखें तो आर्टरी और वेन को आपस में मिलाकर ये एवी फिस्टूला इसको कहते हैं, एवी फिस्टूला ये बना दिया जाता है।
अब यहाँ इस एवी फिस्टुला से देखें, यहाँ से ये कनेक्शन हो रहा है, ये नाली ब्लड को ले जा रही है डायलाइजर की ट्यूबिंग के अंदर। तो ये ब्लड डायलाइजर की ट्यूबिंग के अंदर से पास होकर ये इस नाली के जरिए क्लीन ब्लड जो है वापस आ रहा है, यहाँ पे वेन के जरिए ये अब जाएगा बॉडी के अंदर। तो इसके ये देखें कायल क्यों किया हुआ है, इसको ये कन्वोल्यूटेड क्यों बनाया हुआ है। इसकी वजह है कि सरफेस एरिया बढ़ाया गया है, लेंथ इसकी ज्यादा से ज्यादा इस डायलाइजर के अंदर आए, क्योंकि इसके बाहर डायलाइसिस टैंक जो है वो फिल्ड होता है डायलाइसिस फ्लूइड के साथ। ये फ्लूइड अगर आप देखें तो ये फ्रेश डायलाइसिस फ्लूइड इधर से ये जा रहा है इस डायलाइसिस टैंक में, नीचे से ऊपर को ब्लड ऊपर से नीचे आता है, फ्लूइड नीचे से ऊपर पास करते हैं। ये काउंटर फ्लो रखा जाता है ताकि मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हो सके बिटवीन ब्लड ऑफ दिस डायलाइसिस ट्यूबिंग एंड फ्लूइड ऑफ डायलाइसिस टैंक, जो कि इस ट्यूब के बाहर था। तो ये ऊपर से आप देखें कि डायलाइसिस फ्लूइड यहाँ से बाहर निकलता है, ये जो यूज डायलाइसिस फ्लूइड है उसको यहाँ पे हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, 3 से 4 घंटे जो है इसके ऊपर लगते हैं, एक दफा करने में कम से कम ये टाइम लगता है, और एक हफ्ते में ये 3 से 4 दफा जो है इसको करवाना पड़ता है डायलिसिस को, और बड़ा ये पेनफुल सा प्रोसेस होता है। जी बेटा, ये डायलिसिस मैंने कंप्लीट कर दी है, आपको क्लियर है? यस। आपका कोई और क्वेश्चन मैं है? बस यही पूछना था। ओके सर नो। ओके, अब आप म्यूट कर लें। जी बेटे। सर ये स्ट्रक्चर ऑफ बोमन कैप्सूल एक्सप्लेन कर दें। स्ट्रक्चर ऑफ बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल बेटे एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर। इट इज पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो कि कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखें तो इसी को सेपरेट करके शो किया हुआ है। यहाँ पे ब्लड की जो वेसल्स हैं ना, उनको सही तौर पे लेबल नहीं किया हुआ जो नहीं मैं बताऊं वो आपने कंसिडर करने हैं। ये देखें, ये बोमन कैप्सूल है जो कि कप शेप स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आफरेंट आर्ट्रियोल है जो एंटर होता है। मैं इनके दोबारा ये सारी सीक्वेंस बता देता हूँ। रेनल आर्टरी तो बेटे वो है जो किडनी में दाखिल होती है, दाखिल होने के बाद ये आर्कुएट आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। आर्कुएट आर्टरीज जो हैं हर एक आगे इंटरलोब्यूलर आर्टरीज बनाती है, और हर इंटरलोब्यूलर आर्टरीज आगे आफरेंट आर्ट्रियोल्स बनाती है, और ये आफरेंट आर्ट्रियोल वहीं से आ रहा है। एक आफरेंट आर्ट्रियोल जब बोमन कैप्सूल में आता है तो आप देखें डिवाइड होकर तकसीम दर तकसीम होकर ये क्या कर रहा है, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज बना दिया है इसने। इस क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज को ग्लोमेरुलस कहते हैं। उसके बाद वही कैपिलरीज आपस में मिलकर ये इफरेंट आर्ट्रियोल बना रही हैं। इफरेंट आर्ट्रियोल आगे कहाँ जाएगा, इसने पहले जो नेफ्रॉन है उसके बाहर नेटवर्क बनाना है कैपिलरीज का। ये देखें, ये नेफ्रॉन है तो इसके बाहर ये इसके प्रॉक्सिमल पार्ट से स्टार्ट करके ये सारा यू शेप जो लोब ऑफ हेनले उसके बाहर जाएगी, ये जो डिस्टल ट्यूब्यूल है उसके बाहर, तो एक नेटवर्क बनाती है। उसके बाद ये सारी कैपिलरीज आपस में मिलकर वेन्यूल्स बनाती हैं। वेन्यूल्स आपस में मिलेंगी, इंटरलोब्यूलर वेन्स बनाएंगी, इंटरलोब्यूलर वेन्स आर्कुएट वेन्स बनाती हैं, और आर्कुएट वेन्स मिलकर ये जब देखें ये ब्लू कलर में शो किया है तो ये रेनल वेन बनाती हैं, जो पीछे जाएगी इंफीरियर वेना केवा में एंटर होती है और ब्लड वापस जाता है हार्ट में। आपने बोमन कैप्सूल का पूछा था, तो बोमन कैप्सूल तो बेटे ये देखिए ये कप शेप स्ट्रक्चर ही है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस था, और ग्लोमेरुलस के अंदर से जो फिल्ट्रेशन है वो प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है, क्योंकि ब्लड इसके अंदर तो दाखिल होता है वो अंडर हाई प्रेशर होता है, और ब्लड कैपिलरीज की वाल्स जो होती हैं वो बहुत बारीक होती हैं, 1 साइड थिक होती हैं, उनमें से ज्यादातर फिल्ट्रेट बाहर निकल जाता है। रेड ब्लड सेल्स वगैरह ये नहीं निकलते, बाकी फिल्ट्रेट बाहर निकल जाता है ब्लड सेल्स के अलावा। तो वो फिल्ट्रेट जब इस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, लूप ऑफ हेनले में या डिस्टल ट्यूब्यूल में आता है तो इनके बाहर ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं। तो ब्लड कैपिलरीज में मौजूद ब्लड के दरमियान और ये जो फिल्ट्रेट है रेनल फिल्ट्रेट, इसके दरमियान एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का, वाटर वगैरह ज्यादातर रिएब्सॉर्ब हो जाता है,
और यहाँ पे जब वो पहुंचता है फिल्ट्रेट तो यूरिन बन चुका होता है जो कि इस कलेक्टिंग डक्ट में एंटर होगा। जी बेटे। सर ये रिफ्लेक्स सेक्शन भी एक्सप्लेन कर दो। Reflex section, it is immediate, sudden and immediate automatic response which is shown to certain stimuli. ये देखिए मेंशन किया गया आपके यहाँ रिफ्लेक्स सेक्शन के इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स। इनवॉलंटरी के हमारी मर्जी के ताबे नहीं होता। फॉर एग्जांपल देखें, क्विक पुलिंग ऑफ हैंड जस्ट आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट, किसी गर्म चीज को हमारा हाथ टच करता है फौरन उसको वापस खींच लेते हैं, तो ये एग्जांपल है इसकी रिफ्लेक्स सेक्शन की। इसी तरह मैंने कहा था अगर पाँव में कांटा चुभता है तो उस केस में भी ऐसे होता है, हम फौरन पाँव को ऊपर उठा लेते हैं, हालांकि दर्द हमें बाद में महसूस होती है। तो रिफ्लेक्स सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड ही परफॉर्म करता है। इसमें जो सेंसरी न्यूरॉन होती है, जिस जो जगह हमारी टच हुई है गर्म चीज को, उसके वहां की जो सेंसरी न्यूरॉन है वो नर्व इम्पल्स पैदा करती है। ये नर्व इम्पल्स एक सेंसरी न्यूरॉन के जरिए इसमें जाती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन की तरफ, और जो इंटर न्यूरॉन है वो उसका मैसेज इंटरप्रेट करने के बाद नेक्स्ट क्या होता है, ये देखिए ये प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है, वो ट्रांसमिट करती है मैसेज को मोटर न्यूरॉन की तरफ। मोटर न्यूरॉन ये पास कैरी करती है आर्म के मसल्स की तरफ जो कि इफेक्टर्स हैं। आर्म के मसल कंट्रैक्ट होते हैं, हमारा हाथ पीछे खींचा जाता है। और ये जो पाथवे है ऑफ नर्व इम्पल्सेस व्हिच कंप्लीट्स द रिफ्लेक्स सेक्शन, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। यानी नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो जो रास्ता अख्तियार करती हैं उस रास्ते को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ये देखिए डायग्राम में शो किया हुआ है, ये पेन रिसेप्टर यहाँ पे थे जिस स्किन के अंदर कि गर्म चीज को टच हुआ हाथ, तो यहाँ पे देखें वो फौरन नर्व इम्पल्स पैदा हुई है। और ये जो ग्रीन आप लाइन देख रहे हैं ये सेंसरी न्यूरॉन शो की गई है, ये मैसेज को इंटर न्यूरॉन में लाएगी। यहाँ पे देखें ये इंटर न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन ने इंटरप्रेट करने के बाद जो ऑर्डर है वो इस मोटर न्यूरॉन को दिया जो ब्लू कलर में है, मसल्स तक पहुंची है, मसल्स आर्म के जो है वो कंट्रैक्ट होंगे और हाथ पीछे खींचा जाएगा। जी बेटे नेक्स्ट। ओके सर। मीटिंग जब एंड होती है फौरन आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना सब बच्चों ने। जी बेटे। मेरा क्वेश्चन है कि सर nerves cable like bundle of axons enclosed in a common sheet. सर कॉमन शीट क्या है? कॉमन शीट क्या है बेटे, आपने इलेक्ट्रिसिटी की केबल देखी हो, ये जो घरों में हम यूज करते हैं तो उसके अंदर ही होता है कि छोटी तारें होती हैं, फिर उसके बाहर एक इंसुलेशन होती है। वो जो बाहर इंसुलेशन होती है ना उसी को शीट कहते हैं। इधर आप देखें तो यहाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ, न्यूरॉन के बाहर आपको शीट शो की गई थी। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो स्पीड को इंक्रीज करती है। ये आप देखें ये भी ये शीट है, इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये शीट होती है, माइलिन शीट ये कहलाती है। तो ये शीट क्या करती है, इंसुलेट करती है नर्व इम्पल्स को फ्रॉम सराउंडिंग्स और उसकी स्पीड को बढ़ाती है। जी बेटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारे ब्रेन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है, ज्यादा सेंसिटिव? ब्रेन के बेटे वैसे तो देखें सारे पार्ट्स जो हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, हर एक पार्ट का डिफरेंट फंक्शन है। अब मेडुला ओब्लांगेटा का देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारे बॉडी के जिनको उसने कंट्रोल करना होता है। उधर आप देखें फोर ब्रेन को देखें तो उसमें मेमोरी आ रही है, तो मेमोरी जो है दैट इज आल्सो एन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज देयर। मेमोरी को अगर आप देखें, थिंकिंग हमारी जितनी है, आप फोर ब्रेन में देखें ना, ये काम जितने भी आ रहे हैं आपकी जितनी थिंकिंग है वो सारी इसके कंट्रोल में आ रही है, यानी सारी बरम के कंट्रोल में आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें कि सीइंग है, इमोशंस हैं, तो ये काम जितने आ रहे हैं ये सारे, हियरिंग है, परसेप्शंस यानी जजमेंट्स आपकी, आपका अंडरस्टैंड करना किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, मेमोरी है, स्पीच, डिसीजन मेकिंग, कितने इंपॉर्टेंट काम है, ये सारे के सारे सेरिब्रम ने करने होते हैं। और अगर आप बाकी हिस्सों को देखते हैं तो आप थैलेमस को देख लें, बहुत से फंक्शन इसने भी कंट्रोल करने हैं। हाइपोथैलेमस को देखें,
बॉडी टेम्परेचर को, हंगर, थर्स्ट वगैरह इसने कंट्रोल करनी होती है। ये तो फोर ब्रेन था। अब मिड ब्रेन ने कई ऐसे काम करने होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन से आने वाली इंफॉर्मेशन है उसको पास आउट ऑन करना है अगले फोर ब्रेन की तरफ। हाइंड ब्रेन में देखें सेरिबेलम कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी मूवमेंट्स में दे विल बी जर्की एंड शेकी इफ द सेरिबेलम इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। हमारी बॉडी मूवमेंट्स जो है वो एक्यूरेट नहीं हो सकती। हमारे जिस्म का जो बैलेंस है वो इसने कायम रखना है। पांच को देखें तो ये स्लीप, स्विमिंग, बैलेंस बॉडी का, टेस्ट वगैरह ये सारे काम इसने कंट्रोल करना। मिडुला ऑब्लिंगेटा देखें कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग, डाइजेशन वगैरह ऐसे सारे काम कंट्रोल करता है। इवन कि जब हम सो भी जाते हैं मिडुला ऑब्लिंगेटा हमारा फिर भी काम करता रहता है। ठीक है, रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द ब्रेन जब नहीं भी काम करता तो मिडुला ऑब्लिंगेटा फिर भी काम करता है। आप कंपैरेटिवली कह सकती हैं कि मिडुला ऑब्लिंगेटा इज वेरी सेंसिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वैसे देखा जाए बाकी कामों को भी तो किसी भी काम को हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर इंपॉर्टेंट। यस बेटा। सर जिन लोगों को उनके भूख और प्यास का पता नहीं लगता, कुछ लोगों को उनका बहुत वीक होता है, उनको पता नहीं लगता कि उनको भूख लगी है, तो सर इसका मतलब उनका जो फोर ब्रेन। जी बेटे, आप देखें जिस तरह का प्रॉब्लम किसी के अंदर महसूस हो, बस हम देखें उसकी मूवमेंट्स एक्यूरेट नहीं है तो समझ लें कि उसका जो हाइंड ब्रेन है उसका सेरिबेलम का प्रॉब्लम है। उसकी थिंकिंग, उसकी मेमोरी का इशू है तो आप समझ लें कि उसका जो फोर ब्रेन है उसका सेरिबेलम का पार्ट जो है वहां पे प्रॉब्लम है। तो जी बेटे, हाँ जी, इंटरनेट का कनेक्शन का इशू का प्रॉब्लम। जी बेटे, अब आप देखें, अब आवाज आ रही है? ओके। मैंने बताया कि आप जिस ब्रेन के किसी भी पार्ट के फंक्शंस को देख रहे हैं, इनमें से कोई भी फंक्शन किसी पर्सन का अगर डिस्टर्ब हुआ है तो आप फौरन समझ सकते हैं कि इस पर्सन का जो ब्रेन का वो पार्ट है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मेमोरी डिस्टर्ब हुई है तो समझ लें सेरिबेलम काम नहीं कर रही। ठीक है, उसकी फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड हैं, उसकी स्पीच में प्रॉब्लम है, डिसीजन मेकिंग, ये जितने काम है सेरिबेलम से रिलेटेड थे। बॉडी बैलेंस में प्रॉब्लम है तो समझ लें कि उसका जो है हाइंड ब्रेन का पार्ट सेरिबेलम वो काम सही नहीं कर रहा। रिफ्लेक्स सेक्शन में इश्यूज आ रहे हैं तो समझ लें उसका स्पाइनल कार्ड का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब है। ये स्पाइनल कार्ड या स्ट्रक्चर में देखें, अगर ये मिडुला ऑब्लिंगेटा से स्टार्ट होता है और रीढ़ की हड्डी में ये एंड तक जाता है। इसके अंदर नर्व्स होती हैं, इससे जो न्यूरॉन्स निकलती हैं जिनको स्पाइनल नर्व्स कहा था, और क्रेनियल नर्व्स उधर ब्रेन की, ये सारी नर्व्स क्या है पूरी बॉडी में स्प्रेड होकर पूरी बॉडी का कनेक्शन करती हैं ये बॉडी के इसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ और ब्रेन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। ये बेटा नेक्स्ट। सर अगर हमारी स्पाइनल कोड को कोई डैमेज होता है तो सर आप जरा ऊंचा बोलेंगे, लाइफ पे कैसे, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। सर स्पाइनल कोड का जो स्पाइनल कोड को जो डैमेज होता है वो कैसे, उसका क्या रिजल्ट होगा? स्पाइनल कार्ड का डैमेज बेटे देखें, जिस जगह से स्पाइनल कार्ड डैमेज होगा वहां से नीचे वाला पूरे का पूरा जो बॉडी का पार्ट होगा वो पैरालाइज हो जाएगा, उसका कनेक्शन ही कट जाएगा ब्रेन के साथ, बिल्कुल वो इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे जो होती है ना ये वर्टिब्री होती हैं, वर्टिब्री के दरमियान डिस्क होती हैं जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। अगर एक्सीडेंटली को चोट वगैरह आती है और डिस्क की स्लिपिंग होती है तो वो डिस्क इस स्पाइनल कार्ड को कंप्रेस कर देती है। जिधर से भी वो उसको कंप्रेस करेगी ना, प्रेशर डालेगी, तो रिजल्ट क्या होगा? सीवियर पेन होती है उससे, सीवियर पेन। और अगर ज्यादा कंप्रेशन हो जाता है तो ये डैमेज हो जाता है। बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये स्पाइनल कार्ड जो है, वेरी सेंसिटिव होता है। हाँ जी आपका जी बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज partial failure of kidneys is treatable through dialysis. How is that possible, sir? पार्शियल फेलियर, अब देखें बेटे, पार्शियल फेलियर ये कि किडनी कुछ ना कुछ काम कर रहा है, किडनी सारे का सारा डैमेज नहीं हुआ, कुछ काम कर रहा है लेकिन नाइट्रोजनस वे सही तौर पे नहीं खारिज हो रहे, तो उस केस में डायलिसिस की जा सकती है। जी बेटे। Stimulus any change in the environment that affects our behavior. हमारे माहौल में, एनवायरमेंट में होने वाली कोई भी ऐसी चेंज जो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है इसको स्टिमुलस कहते हैं। जैसे कोई साउंड आपने सुनी है,
ठीक है, आवाज सुनी है, लाइट है, इस तरह के जितनी भी चीजें हैं ये सारी क्या हैं, ये स्टिमुलाई कहलाते हैं। स्टिमुलस का प्लूरल जो है वो स्टिमुलाई होता है। सर ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमारे फीलिंग को कंट्रोल करता है, जो हमारे, उनकी फीलिंग को कंट्रोल करता है? देखिए बेटे ये काम सेरिबरम के अंदर होते हैं। फीलिंग्स वगैरह आपको मैंने बताई ना, उसके अंदर फीलिंग्स, तो ये सारी चीजें फीलिंग्स से रिलेटेड हैं। सेरिबरम का जो पार्ट है, ब्रेन का जो पार्ट, फोर ब्रेन का सेरिबरम है, इसके अंदर देखिए ये फीलिंग्स वगैरह यहाँ पे आ रही हैं, परसेप्शंस, फीलिंग्स, तो इसके अंदर हैं। इवन डिसीजन मेकिंग देखें यहीं पे है। तो वो जो जी बेटे आमना, सर मेरा आपसे वही क्वेश्चन आपसे कर रही थी, सर पेन किस फील होती है, किस पार्ट में? हाँ जी, पेन का मैंने आपको बताया कि फोर ब्रेन जो है सेरिबरम के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो होती है। सेरिबरम ने इन चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। कि स्पाइनल कार्ड का मैंने आपको बताया था ना कि जो इंफॉर्मेशन होती है पेन की, कि कोई गर्म चीज़ को हाथ टच हुआ है या कान टच हुआ है, तो रिफ्लेक्स एक्शन तो स्पाइनल कार्ड परफॉर्म कर लेता है। उसमें तो देखें सिर्फ 3 न्यूरॉन इन्वॉल्व हुई थी, एक सेंसरी न्यूरॉन थी, एक एसोसिएटिव या इंटर न्यूरॉन जिसको कहते हैं वो थी, और एक मोटर न्यूरॉन थी। उसके बाद स्पाइनल कार्ड जो है ये काम करने के बाद इंफॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाता है, और ब्रेन के अंदर ये फीलिंग्स का जो है वो सिस्टम होता है, जैसे में महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, या डिसीजन मेकिंग होती है कि आप वो कोई गर्म चीज से हाथ टच करने से अगर वहां पे जल गया है कुछ हिस्सा, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, या कांटा चुभा है तो उसको क्या करना है। जी बेटे आपका क्वेश्चन क्लियर है? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, क्या मेरी आवाज सही आ रही है आपको? यस सर, आपकी आवाज सही आ रही है। आप फिर ऊंचा बोलेंगे। सर रिफ्लेक्स एक्शन में हमारा सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स एक्शन हमारा जो है वो स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करता है। ओके सर, थैंक यू सर। ये नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन नहीं है? जी बेटा। सर किसी की अगर एक किडनी ट्रांसप्लांट में अगर किसी की एक किडनी खराब हो जाए तो उसको दूसरी क्यों लगाई जाती है? एक किडनी में भी तो वो सरवाइव कर सकता है। बेटे अगर एक किडनी सही काम कर रही है तो उसको कभी दूसरी किडनी नहीं लगाई जाती जब तक वो काम कर रही है। जी बेटा। सर एक किडनी सही काम करी और एक खराब हो गई है तो उसको एक और किडनी लगाई जाएगी? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक किडनी मैंने बताया मुकम्मल तौर पे काम ये जो एक्सक्रीशन का है वो कर सकता है। नाइट्रोजनस वेस्ट की फिल्ट्रेशन एक किडनी से मुकम्मल हो सकती है। ओके सर। आपका कोई और क्वेश्चन है? आप हैंड्स जो है वो डाउन कर दिया करें जिसका क्वेश्चन हो जाए, ताकि दोबारा ना सीक्वेंस में आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जी बेटे आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। आपका नेट का इशू आ रहा है गलबन। जी बेटे। सर मैंने आपसे पूछना था रीनल पेल्विस ये किडनी की किस प्लेस पे लोकेटेड होती है? रेनल पेल्विस, मैंने किडनी की दो साइड्स बताई थी, एक आउटर साइड जो कन्वेक्स है, दूसरी इनर साइड होती है जो कंकेव है। तो पेल्विस जो है ये किडनी की कंकेव साइड पे होती है। कंकेव साइड जो है उसको हाइलस कहा जाता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। किडनी के ये जो कंकेव साइड है, कंकेव साइड, इंटरनेट कनेक्शन इशू आ रहा है, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, आप बेटे आवाज सही आ रही है? बेटे आवाज आ रही है आपको? नो सर। अभी नहीं आ रही? सर मैं म्यूट करके देखती हूँ फिर।
चलें नहीं करके सर। देख लें। नहीं अभी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है। हाँ जी, अब आवाज कितनी आ रही है? आपको सुनाई दे रहा है? जी बेटे बताएं, आवाज नहीं आ रही? जी बेटे आ सर रही जब है म्यूट आवाज? किया था तब आ रही थी। अब आ रही है आपको? सर क्लियर नहीं आ रही। देखिए आपका कुछ नो मसला सर। होगा। सर शायद कनेक्शन प्रॉब्लम होगा। हाँ हो सकता है। अब मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? जी बेटे। सर मैंने आपसे पूछना था रीनियल पैलेस लोकेटेड होती है। मैंने कहा मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको? चलें आप सुन लें, आप म्यूट करके सुन लें, अगर म्यूट करके आवाज आती है तो आप म्यूट कर लें, मैं सर आपको एक्सप्लेन करूँ। वो क्लियर नहीं आ रही। ठीक है आप म्यूट कर लेना, म्यूट करने से आवाज आती है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेनल पेल्विस देखें बेटे, ये जो किडनी की कंकेव साइड है इस तरफ ये मेरे रेनल और पेल्विस होती क्वेश्चंस है। भी हैं। ठीक है बाद में पूछ लें। रेनल पेल्विस जो है ये किडनी की कंकेव साइड पे होती है, ये वाला हिस्सा जो है। किडनी के मैंने 3 हिस्से बताए थे, एक कॉर्टेक्स, ये बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स है, उसके बाद ये हिस्सा जो है अंदर वाला ये मेडुला है, और मेडुला के अंदर वाला हिस्सा ये जो है, ये जो केविटी सी अंदर बनती है किडनी की, इसको पेल्विस कहते हैं। और जितनी नेफ्रॉन्स हैं उनकी कलेक्टिंग डक्ट्स यहाँ पे ओपन होती हैं, फिर यही पेल्विस है जिससे आगे ये यूरेटर निकलता है। आप कह सकते हैं कि ब्रॉडर पार्ट ऑफ यूरेटर इनसाइड द किडनी इज कॉल्ड पेल्विस, कि यूरेटर का वो हिस्सा जो ब्रॉड है किडनी के अंदर है वो पेल्विस है। ये बेटा आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? सर और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड बोमन कैप्सूल ये भी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है तवज्जो करें। बोमन कैप्सूल जो है ये नेफ्रॉन का हिस्सा है, नेफ्रॉन का ये वाला हिस्सा जो है बोमन कैप्सूल है। क्योंकि नेफ्रॉन जो इसके मैंने आपको बताया था ना कि 2 हिस्से होते हैं, रेनल कार्पसल और रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कार्पसल जो है उसमें ये ग्लोमेरुलस आता है और बोमन कैप्सूल आता है, जबकि रेनल ट्यूब्यूल में ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल आती है, उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले आता है, और बाद में ये डिस्टल ट्यूब्यूल है। ये सारी नेफ्रॉन है। अब जो बोमन कैप्सूल है उसके अंदर ग्लोमेरुलस कैसे बनता है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि रेनल आर्टरी जो किडनी में दाखिल होती है, ये रेनल आर्टरी दाखिल हो रही है तो ये आगे किडनी में दाखिल होकर आर्कुएट आर्टरीज बना देती है। हर आर्कुएट आर्टरी से आगे इंटरलोब्यूलर आर्टरीज बनती हैं, इंटरलोब्यूलर आर्टरी से आगे आफरेंट आर्टरियोल्स बनते हैं, और वो आफरेंट आर्टरियोल ये एक है जो आपको शो किया गया, यहाँ पे एंटर हुआ, उसने ग्लोमेरुलस बनाया है। ग्लोमेरुलस बनाने के बाद कैपिलरीज आपस में मिलकर ये एफरेंट आर्टरियोल बनाती हैं। एफरेंट आर्टरियोल इस पूरी जो ट्यूब्यूल है इसके बाहर नेटवर्क कैपिलरीज का बनाता है, जिनके अंदर मौजूद ब्लड और इस ट्यूब्यूल के अंदर मौजूद जो फिल्ट्रेट है उसके दरमियान एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का। उसके बाद ये फिल्ट्रेट जब यहाँ पहुंचता है आखिरी हिस्से में, नेफ्रॉन के आखिरी हिस्से में, तो वो यूरिन बन चुका होता है और वो इस कलेक्टिंग डक्ट में एंटर हो जाता है। कलेक्टिंग डक्ट बाद में उधर ही रेनल पेल्विस में ओपन होती है और यूरिन डिस्चार्ज कर देती है। जी बेटे नेक्स्ट। आपका और क्वेश्चन है कोई? क्वेश्चन क्लियर हो जाए जिसके वो हाथ नीचे कर लिया करें, अगर है क्वेश्चन तो पूछ लें। सर मैं और भी कुछ। जी बेटा जल्दी से पूछ लें ताकि बाकियों को टाइम मिल सर सके। किडनी स्टोन्स कैसे फॉर्म होते हैं और रीनियल। जी बेटे हमारी खुराक के अंदर जो साल्ट्स वगैरह सर मौजूद किडनी स्टोन कैसे फॉर्म होते हैं और रीनल कॉजेस क्या हैं। काजेस किसके? रेनल फेलियर के। ठीक है, किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन में रीनल फेलियर। ठीक है रेनल फेलियर में बता दूं। और सर किडनी स्टोन्स कैसे फॉर्म होते हैं। किडनी स्टोन्स कैसे फॉर्मेशन होती है ये देखें, मैंने आपको बताया है कि हम ब्लड के अंदर मौजूद
नाइट्रोजनस वेस्ट, सॉल्ट्स, यूरिक एसिड वगैरह, ये चीजें हमारी खुराक में कैल्शियम सॉल्ट्स एक्सेसिव अमाउंट में हो, ज्यादा मिकदार में हो, ब्लड में यूरिक एसिड ज्यादा पैदा होता है, तो उस केस में क्या होता है कि किडनीज का काम है इन चीजों को फिल्टर करके निकालना, और अगर ये फिल्टर नहीं हो सकती तो ये किडनी में इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। इनके इकट्ठे होने से स्टोन्स बनते हैं, ये स्टोन फॉर्मेशन की काजेस हैं। अब किडनी फेलियर की क्या क्या काजेस और हो सकती हैं, ओनली स्टोन फॉर्मेशन नहीं होती। मैं आपको इसकी फंक्शनिंग में बता चुका हूँ, किडनी के फंक्शंस में, कि अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर के ज्यादा होने की सूरत में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का कहा गया था, हाइपरटेंशन उस केस में हो, या उसके अलावा जो है ये स्टोन फॉर्मेशन होगी, या लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस हैं, ये चीजें हैं जो किडनी फेलियर का सबब बनती। ये काजेस थी इसके रेनल फेलियर की काजेस। ये रेनल फेलियर यहाँ पे आपको बताइए, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस हैं, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर है, सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू किडनीज है, तो ये चीजें हैं जो किडनी फेलियर का सबब बनती है। ये बेटे और क्वेश्चन आपका, ये आपके क्वेश्चन क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बेटे पूछे क्वेश्चन। रेनल ट्यूब्यूल एक्सप्लेन कर दें। रेनल ट्यूब्यूल एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। रेनल ट्यूब्यूल जो है इसके 3 हिस्से होते हैं। रेनल ट्यूब्यूल का एक ये जो है इसका प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, उसके बाद ये इसका लूप ऑफ हेनले है दूसरा पार्ट, और ये इसका तीसरा पार्ट है जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहलाती है। ठीक है, डिस्टल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ये डिस्टल ट्यूब्यूल और जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है ये कायल्ड होती हैं, ठीक है, कायल्ड होती हैं ये, जबकि जो लूप ऑफ हेनले ये यू शेप होता है। ये तो उसकी स्ट्रक्चर है। इसका काम क्या है? फिल्ट्रेट इसके अंदर से पास होता है, इसके बाद कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, और कैपिलरीज के अंदर जो मौजूद ब्लड है उसके दरमियान और फिल्ट्रेट के दरमियान एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है। यू कैन से इट इज रीअब्जॉर्प्शन, इसमें वाटर और काफी मिनरल्स वगैरह जो है रीअब्सॉर्ब जो हो जाते हैं ब्लड में, और उसके बाद जब फाइनल पार्ट में यहाँ पे एंड पे पहुंचता है वो फिल्ट्रेट तो यूरिन बन चुका होता है। जी बेटे नेक्स्ट। Involuntary action. Involuntary action is that which is not controlled by our brain, which is not under our conscious control, जो हमारी मर्जी के ताबे नहीं होता, उसको कहते हैं involuntary action. Next. Done? Okay. Next. हाथ नीचे कर लिया करें जिसका क्वेश्चन हो जाए। जी बेटे नेक्स्ट। से पूछना था, ये पेज नंबर 37 पर इंसुलिन का इन्होंने बताया हुआ, पर मैंने ये बात पूछनी थी कि जो जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं जी सर, उनमें इंसुलिन का प्रॉब्लम होता है ना, तो सर वो इंसुलिन दोबारा प्रोड्यूस भी हो सकती है क्या? जी, जो जेनेटिक थेरापी आपको बताई गई थी, जेनेटिक थेरापी के जरिए उसको परमानेंटली ट्रीट किया जा सकता है, जीन थेरापी के जरिए, कि उसके पैंक्रियास के अंदर जो सेल्स हैं वो काम नहीं कर रहे होते, वहां पे अगर जीन्स को चेंज कर दिया जाए, नॉर्मल जीन वहां पे रिप्लेस कर दिया जाए डिफेक्टिव को निकालकर, तो वो ट्रीट हो सकता है प्रॉब्लम। एनी अदर क्वेश्चन? सर इसको ट्रीट करने के लिए वो जो इंसुलिन के इंजेक्शंस होते हैं वो इसको ट्रीट करते हैं?
वो तो बेटे या कोई और चीज होती है? इंसुलिन जो है आर्टिफिशियली उसको इंसुलिन इंजेक्ट की जाती है और ये रेगुलरली इंजेक्ट की जाती है। अगर की जाती रहे तो उसका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। और कोई क्वेश्चन है आपका? और सर मैंने आपसे पूछना, जी सर, जी। फॉर ब्रेन सर में से आपकी आवाज तीनों में एक पार्ट आपकी आवाज कट रही है। दोबारा बताएंगे, आपको समझ नहीं है बात की, आवाज आपकी डिस्टर्ब हो रही है। जी बेटे। सर मैं आपसे पूछ रही थी सर, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही बिल्कुल आ रही। सर फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में से अगर हाइंड किसी भी एक पार्ट में जी। कोई इंजरी हो जाए तो सर जिसे आपने बताया कि मेडुला ऑब्लोंगेटा हार्ट बीट, ब्रीथिंग और डाइजेशन को कंट्रोल करता है, और जी। अगर इसकी इस जगह चोट लग जाए तो सर क्या वो जिस पर्सन को चोट लगी है क्या वो बच सकता है? देखिए बेटे, ये चोट की सवियरिटी पे डिपेंड करता है, उसकी शिद्दत पे डिपेंड करता है कि ब्रेन का वो हिस्सा किस कदर डैमेज हुआ है। ब्रेन इतना सेंसिटिव पार्ट है, उसके अंदर कोई छोटा सा ब्लड का क्लॉट भी आ जाता है जिस हिस्से में, तो वो हिस्सा काम करना छोड़ देता है। सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग की वजह से उसका काम डिस्टर्ब होता है। अगर वो ब्लड रिमूव हो जाएगा क्लॉट वहां से तो काम कर सकता है, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। और उसने जो हिस्सा जिस्म का कंट्रोल करना होता है वो बॉडी पार्ट फंक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट। तो सर फिर अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा पे चोट लगे तो जी। सर फिर मतलब हार्ट बीट और क्या कहते हैं ब्रीथिंग हमारे में प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल बेटे, ऐसे होगा, हार्ट अफेक्ट होगा उससे, और हार्ट के इफेक्ट होने अब डिपेंड करता है किस हद तक जो है वो प्रॉब्लम हुआ है डेथ में एक। नेक्स्ट। ओके सर। सर जो कल लेक्चर हुआ है सर, आपने उसकी रिकॉर्डिंग आज कर यूट्यूब पे दूंगा, सेंड की है? आज कर दूंगा, मैं कल नहीं की आज करूंगा। सर वो असल में मैं हो सर जाएगा, असल में मैं लेक्चर नहीं अटेंड कर पाई थी तो हो इसलिए जाएगा। मैंने आपका क्वेश्चन और है कोई? नो सर, थैंक यू। ओके जी सर। सर अगर किडनी में सिस्ट बन जाए तो वो किस वजह से बनती है? सिस्ट बेटे ये अब नॉर्मल सेल डिवीजन होती है। सिस्ट वगैरह का बनना जो है ये अब नॉर्मल सेल डिवीजन होती है, कैंसरस केस होता है, तो उस वजह से सिस्ट वगैरह का जो फॉर्मेशन होती है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, दैट इज रिलेटेड विद कैंसर। आपका क्वेश्चन और है कोई? नहीं सर। बेटे आपका क्वेश्चन है? सर मेरे सर 2 क्वेश्चंस हैं। जी बोले। सर फर्स्ट है कि सर पेज नंबर 4 पे सर एक एक्टिविटी 1.1 और एक सर मिनी एक्सरसाइज है, सर ये दोनों करने हैं? बेटे अंडरस्टैंडिंग के लिए होती हैं चीजें, ये खुद कर लिया करें, ये पेपर से रिलेटेड नहीं होती। और सर एक न्यूरॉन और नेफ्रॉन के अंदर डिफरेंस बता दें। न्यूरॉन और नेफ्रॉन, ओके। न्यूरॉन बेटे देखें ये स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ब्रेन का है, जबकि नेफ्रॉन जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट किडनी का है। ये मेन डिफरेंस इनके अंदर है। न्यूरॉन जो है ये तो स्ट्रक्चरल यूनिट है उसका, ब्रेन का नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन मैंने आपको बताया है कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जबकि नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज है। न्यूरॉन का काम नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करना, जबकि नेफ्रॉन का काम है एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उनको फिल्टर करना। जी बेटा आपका क्वेश्चन क्लियर है? बस सर। ओके सर थैंक सर। यस जी बेटा।
सर मैंने आपसे पूछना था कि जो आपने चैप्टर्स हमें पीडीएफ के थ्रू भेजे हैं उनके अंदर जो लास्ट के अंदर जो आते हैं, एक तो आती हैं उसके अंदर एमसीक्यूज वगैरह, वो फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं, और साथ जो डायग्राम्स आती हैं इनको हमने कहाँ करना है? नीट कॉपी के ऊपर कल सर वो वाली फिल इन द ब्लैंक्स को भी फिल इन द ब्लैंक्स जो एक्टिविटी शीट वाली हैं वो रहने देंगे। नहीं सर, कुछ उनके साथ भी आती हैं, चैप्टर्स के साथ ही। जो चैप्टर के अंदर की हैं फिल इन द ब्लैंक्स वो बुक के ऊपर कर लेंगे आप। यानी जो चैप्टर के साथ पीडीएफ के अंदर एक पेज आता है उसका लास्ट के अंदर, और वो डायग्राम्स उनको नहीं करना हमने कॉपीज पे। हाँ जी, वो जो डायग्राम्स है ना इसके अंदर आई हुई, जो तो आपकी एक्सरसाइज के एंड की डायग्राम्स है ना वो आप बुक के ऊपर ही लेबल कर लेंगी। जो क्वेश्चंस के साथ डायग्राम्स हैं वो कॉपी पे ड्रा कर लेंगी। ओके। आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। जी बेटे को है क्वेश्चन आपका? सर मैंने पूछना था कि जब हमारे टूथ एक होती है और हमें पेन होती है तो उसमें भी नर्व काम होता है, वो कैसे होता है? क्या होता है? आवाज नहीं आ रही आपकी। जब टूथ एक होती है तो सर हमें पेन फील होती है, भी नर्व्स टूथेज की बात कर रहे हैं? मैसेज बिल्कुल बेटे, टूथेज के सूरत में जिस्म के किसी भी हिस्से में पेन होती है तो नर्व्स के जरिए ही मैसेज आता है। Okay, now our meeting time is over. We end our meeting. Allah Hafiz.